हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूँ रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको जो ग्रुप डी के पिछले प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व कराता हूँ। खासकर रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पे मैं सॉल्व कराता हूँ। और अभी तक हमारी 41 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो जाके आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि उनकी एक लिस्ट बना के रखी हुई है जिसे ढूंढने में भी आपको आसानी होगी। तो अगर आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे की किसी भी वैकेंसी या फिर एसएससी की कोई भी वैकेंसी हो, चाहे सीजीएल, सीएसएसएल, एमटीएस और स्टेनो, जिसमें भी रीजनिंग आती है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक आइडिया लगता है कि आपको आगे कैसे प्रश्न आने हैं। तो जो भी भाई आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो खासकर उनके लिए तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, सपोर्ट करिए, जिससे हमें भी जल्दी लाइव क्लास लेके आने का मौका मिलेगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है। देखिए, गगन प्रीत ने अपने स्कूल से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे उसका स्कूल है। और आगे देखिए, 6 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। तो 6 मीटर ये चलने के बाद वो बाएं मुड़ा और 8 मीटर आगे चलकर वह अपने घर पहुंच गया। ठीक है, 8 मीटर चलकर वो अपने घर पहुंच गया। यहाँ पे है उसका घर और ये है उसका स्कूल। ठीक, अब देखिए, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। अब जो उसका स्कूल है उसके घर से किस दिशा में है, स्कूल की बात करी गई है, तो ये दिशा हो जाती है आपकी दक्षिण पूर्व। तो उसका घर जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है। नेक्स्ट देखिए, ये समीकरण प्लस को माइनस कहा जाता है और गुणा को भाग कहा जाता है। इनके स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो इस समीकरण को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 10 भाग 5 है, भाग है तो गुणा हो जाएगा। 10 गुणा 5 प्लस है माइनस हो जाएगा 144, गुणा है भाग हो जाएगा 12, प्लस है माइनस का 13, माइनस है प्लस 45 और गुणा है तो भाग हो जाएगा 9, प्लस है माइनस हो जाएगा 12। इसको सॉल्व करिए। 9 से 45 5 बार जाएगा और 12 से 144 12 बार जाएगा। फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, ये बॉर्ड माउस के हिसाब से चलेगा। 10 बना 50 होता है, माइनस 12, फिर माइनस 13, प्लस का 5 और माइनस 12। अब इस माइनस 12 से इस माइनस 12 को हटा देते हैं और ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 50 है, तो यहाँ हो जाएगा 55 और ये 13 माइनस हो जाएगा इसमें, तो 5 में 3 जाएगा 2 और 5 में 1 जाएगा 4, यानी 42 आ रहा है। कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे 42 ऑप्शन में नहीं है। देख लेते हैं कहाँ पे क्या हुआ। देखिए, भाग है, भाग को गुणा का आ जाएगा। ठीक, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 144 12 बार जाएगा और गुणा है तो भाग हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा 13 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 45, गुणा है भाग हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 12 बार हम 144 होता है, यहाँ 12 बार जाएगा और यहाँ पे 9 पन्ना 45 5 आएगा। ये माइनस का 12 माइनस का 13 हो जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 12।
यहाँ पे 10 पना 50 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक गलती करी है, ये माइनस से इस माइनस को हटा दिया था, जबकि हटाना नहीं है। यहाँ पे -12 और -13 25 और -12 37 हो जाता है। प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस को जोड़ लेंगे तो +5 करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 55। ये 50 और 5 55, और माइनस का यहाँ पे बचेगा 12 और 13 25, 25 और -12 37। इस 37 को इसमें घटा देंगे तो 15 में 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 4 में 3 गया 1, 18 आएगा आपका राइट आंसर। सॉल्व करने में थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कूट का प्रश्न है। इनकी शर्तें देखिए। पहली शर्त है, यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक एक विषम संख्या है। लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे तो पहला और अंतिम दोनों सम संख्या है, इसलिए पहली शर्त नहीं लगेगी इसमें। दूसरी शर्त देखिए, यदि दूसरा घटक एक सम संख्या है और पांचवा घटक एक प्रतीक है। पांचवा प्रतीक तो है लेकिन दूसरी एक विषम संख्या है, ये दूसरा वाला भी नहीं लगेगा। यदि चौथा घटक एक संख्या है, ठीक है, चौथा एक संख्या है और छठा घटक एक प्रतीक है, छठा घटक प्रतीक है, तो इन दोनों घटकों को जी के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले हम घटक को कूटबद्ध कर लेंगे। 4 और 5 देखिए, 4 पे एस है और 5 पे डी है, तो यहाँ पे एस और डी आ जाएगा। अब यहाँ पे है डॉलर, ये डॉलर पे आएगा टी। इसके बाद है 9, 9 पे है एम, फिर 4 है, 4 पे आएगा एस। इसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज पे एल, हैज़ पे यू, और 6 पे ए है। अब उसने लास्ट में एक बात बोली है कि यदि चौथा घटक एक संख्या है, चौथा घटक संख्या है, तो चौथे को हम जी के रूप में कूटबद्ध करेंगे। और आगे देखिए, और छठा घटक, तो छठे एल को भी जी के रूप में कूटबद्ध करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एस डी टी, और यहाँ पे एम की जगह हो जाएगा जी, एस, एल की जगह हो जाएगा जी, और यू ए। देखिए लास्ट में यहाँ एस है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डबल एस हो गया, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब देखिए एस डी टी जी, एस डी टी जी, फिर एस जी और यू ए, ये आपका दूसरा आंसर आपका सही होगा। ये वाला भी गलत है। अगला प्रश्न देखिए, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, सबसे बड़ी संख्या है 634, और सबसे छोटी संख्या इसमें 145 है। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक ये 4 है, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक ये भी 4 है। दोनों जोड़ दिए जाए तो परिणाम क्या होगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 और 4 8 होते हैं, इसका राइट आंसर 8 होगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन और निष्कर्ष प्रश्न। कुछ मैट अंजीर है, कुछ मैट अंजीर है, ये है मैट और ये है अंजीर। सभी अंजीर क्लिप हैं, सभी अंजीर क्लिप हैं, तो ये हो जाएगा क्लिप। कोई भी क्लिप स्टैंड नहीं है, तो स्टैंड यहाँ पर रख लेते हैं, ये हो जाएगा स्टैंड। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष, सभी मैट के स्टैंड होने की संभावना है। यहाँ पे स्टैंड अलग है, मैट अलग है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर इसी में किसी का संभावना की जाती तो हो सकता सही हो जाता। कुछ क्लिप मैट हैं, अब कुछ क्लिप मैट हैं, ये बात बिल्कुल सही है।
तो आपका जो निष्कर्ष आएगा वो 2 वाला सही है। केवल यहाँ पे 2 देखिए, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। मान लेते हैं ये आदमी है और ये उसकी पुत्री है। 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। मान लेते हैं पुत्री की आयु x थी, तो ये हो जाएगा 7x। अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। देखिए, अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। वर्तमान में जो उसकी पुत्री की आयु है वो उसके वर्ग के बराबर है। यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक वर्ष पहले, तो वर्तमान में निकालने के लिए ये 1 वर्ष इसमें प्लस करना पड़ेगा और 1 वर्ष इसमें करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7x + 1 और x + 1। अब उसने कहा है, अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जब इसको तोड़ेंगे तो ये तो 7x + 1 रहेगा। अब जब a + b का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो वो बनेगा आपका x² + 1 का वर्ग, कुछ भी करिए एक ही रहता है, 1 + ab यानी 2x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये देखिए 2x है और ये 7x है। इस 2x को इधर लाएंगे या इसको इधर लाते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस, ये इस तरफ जाएगा तो 7x में जब 2x चले जाएंगे तो माइनस का 5x बचेगा, और 1 जब प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन देख लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो इसमें x कॉमन आएगा, बचेगा x - 5 बराबर 0। अब इस x को हटाना है तो इसको भाग में ले जाएंगे और 0 में किसी का भी भाग करिए वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे बचेगा x - 5, तो माइनस को उस ओर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा +5। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5। ठीक है, अब x का मान रखिए इसमें। अब यहाँ पे देखिए, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो इनमें आपको इनमें रख देना है x का मान। देखिए यहाँ पे 7x + 1 है तो ये हो जाएगा 7 × 5, x की वैल्यू 5 + 1, तो 7 × 35 और 1 36 हो जाएगा। ठीक, ये आ गई पिता की। अब इसमें देखिए x + 1 में यहाँ पे जब x की वैल्यू रखेंगे तो 5 + 1 बराबर 6, ये हो जाएगी पुत्री की। तो 6 और 36 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राकेश और रमन के घर एक 8 मंजिला इमारत में है। ठीक, इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है और सबसे ऊपरी मंजिल का 8 है और इसी क्रम आगे जारी रहेगा। 2,
3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक। राकेश का घर रमन के घर वाली मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है। राकेश का घर रमन के घर वाली मंजिल के ठीक ऊपर है, तो राकेश ऊपर हो जाएगा और रमन हो जाएगा नीचे। रमन को अपने बेटे को पास में स्थित स्कूल छोड़ने के लिए प्रतिदिन 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है। 1, 2, 3। राकेश किस मंजिल पर रहता है? अब देखिए यहाँ पे 3 मंजिल छोड़ देते हैं हम, यहाँ पे रमन रखेंगे और यहाँ हो जाएगा राकेश। अब देखिए रमन को जो स्कूल में छोड़ने जाना पड़ता है तो 1, 2, 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा राकेश 5 पे। राकेश की मंजिल पूछी तो राकेश 5वीं मंजिल पे है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 6 दोस्तों P, Q, R, S, T और U में सभी की लंबाई अलग अलग है। T केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। 6 लोग हैं, T केवल 2 दोस्तों से लंबा है। R केवल एक दोस्त से छोटा है, तो R केवल एक दोस्त से छोटा है, बाकी सभी से बड़ा है। P T से छोटा है लेकिन S से लंबा है। P T से छोटा है लेकिन S से लंबा है। ठीक है। O U से छोटा है। O जो है U से छोटा है, तो O यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए सभी दोस्तों में से तीसरा सबसे लंबा कौन है? तीसरे की बात करें तो Q आ जाएगा आपका। Q आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 5 मित्र V, W, X, Y और Z एक वृत्ताकार डाइनिंग टेबल के परितः बैठकर उसके केंद्र की ओर मुख करके रात्रि का भोजन कर रहे हैं। वृत्ताकार है और 5 लोग बैठे हैं। X, Z और W के ठीक बगल में बैठा है। X, Z और W के ठीक बगल में बैठा है। अभी W यहाँ भी हो सकता है, Z यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वो बैठने की निर्भर करता है कि वो कहाँ पे कैसे बैठे हैं। चलिए, V W के बाईं ओर ठीक बगल में है। V जो है W के बाईं ओर। अब यहाँ पे देखिए V को रखेंगे तो V W के दाईं ओर आएगा, इसलिए अब ये यहाँ पे W नहीं होगा और यहाँ Z नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा Z और यहाँ पे हो जाएगा W। अब इसकी ओर बाईं ओर आ जाएगा V। Y W के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है। अब देखिए X के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? X के बाईं ओर W बैठा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि नीचे दी गई सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? आरोही क्रम में बड़े से छोटे से बड़े की ओर चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 145, फिर उससे बड़ी देखिए 246, फिर आएगा 247। अब 247 से बड़ी कौन सी संख्या है? 346 है, यहाँ हो जाएगा 346। फिर देखिए 548, यहाँ पे हो जाएगा 548 और यहाँ हो जाएगा 578 और यहाँ हो जाएगा 845। तो टोटल एक संख्या ऐसी जिसकी स्थान की स्थिति अपरिवर्तित है, बाकी सभी संख्याओं की स्थिति परिवर्तित है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार प्रश्न पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने PhD ना तो शिक्षक हैं और ना ही शोधार्थी हैं? अब यहाँ पे देखिए, जो भी टीचर होंगे वो ना तो PhD होल्डर, जितने PhD
कितने पीएचडी ना तो शिक्षक और ना ही रिसर्चर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो 97 है ये ना तो शिक्षक में है और ना ही रिसर्चर्स में है, तो ये जो आपका राइट आंसर आएगा एक तो ये 97 हो जाएगा। और देखिए इसमें जो शिक्षक और इसमें नहीं होना चाहिए, एक ये 13 है, देखिए ये शिक्षक और रिसर्चर में नहीं है और ये 13 हो जाएगा, तो इनको जोड़ दीजिए 7 3 10 9 1 10 1 11 110 आ जाएगा राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न देखिए, ये कथन है और आपको बताना है कि इससे कौन से निष्कर्ष निकल सकते हैं। शुरुआती घातक बीमारी के इलाज में पादप सी का अर्क उपयोगी पाया गया है। हालांकि पादप सी को एक बार आयात किए जाने के बाद किसी भी नम मिट्टी में उगाया जा सकता है, ठीक, लेकिन देश वाई में अधिकांश फार्मा कंपनी अभी भी प्राकृतिक अर्क का उपयोग करने के बजाय सिंथेटिक दवा का विकल्प चुन रही हैं। अब देखिए निष्कर्ष, अन्य सभी देशों के मामले के विपरीत देश वाई में इस सिंथेटिक दवा का उत्पादन पादप सी को उगाने की तुलना में काफ़ी सस्ता है। अब ये सस्ता महंगा यहाँ पे नहीं होगा और ये कहा नहीं जा सकता है कि सस्ता है या महंगा है। दूसरा देखिए सिंथेटिक दवा का प्रभाव पादप अर्क से बहुत अलग नहीं है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, जो सिंथेटिक दवा का काम है वही पादप सी का काम है, तो ये काफ़ी हद तक सही है, तो जो ऑप्शन आपका चौथा वाला सही होगा। अगला प्रश्न, 6 मित्रों ABCDEF में से प्रत्येक की लंबाई भिन्न है। B जो है D से लंबा है किंतु E से छोटा है। B D से लंबा है लेकिन E से छोटा है, ठीक है। C E से छोटा है, C E से छोटा है, तो C कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं। A F से लंबा है और A जो है F से लंबा है। D E क्रमशः C और A से छोटे हैं। D और E क्रमशः A से छोटे हैं, तो A ऊपर हो जाएगा और F आ जाएगा यहाँ पे। E A और F से छोटा है, ठीक है। सभी 6 ये सब घुमाने के लिए दिया हुआ है, ये जो दो आपको दिए गए ये घुमाने के लिए है। अब यहीं से भी सभी 6 मित्रों में से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा A आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। अगला, इस शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो स्वर की बात करें तो यहाँ पे केवल 2 स्वर हैं, इनको बाद वाले से बदलेंगे तो यहाँ पे F हो जाएगा और यहाँ पे A के बाद B हो जाएगा। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो X से पहले आता है W और C से पहले B, T से पहले S, L से पहले K और Y से पहले X, ठीक। इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आया है, तो B जो है वो 2 बार आया है। आपका जो राइट आंसर होगा वो B हो जाएगा। सतीश एक बस स्टैंड से यात्रा करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। सतीश ने अपनी यात्रा शुरू करी और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ता 2 किलोमीटर जाता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर की यात्रा करता है। लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर से उसने दायां मोड़ लिया और 5 किलोमीटर चला। वह अंततः दाईं ओर मुड़ता 3 किलोमीटर जाता है। फिर उसने दायां मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला।
और एक जंक्शन पर रुकता है, ठीक है। जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड किस दिशा में है? जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड किस दिशा में है? तो ये दिशा देखिए, ये हो जाएगी दिशा आपकी, जैसे यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगी उत्तर और ये हो जाएगी पूर्व, तो हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न खाद्य पदार्थों के 6 डब्बे डाइनिंग टेबल पर एक पंक्ति में रखे गए हैं। टॉफियों का डिब्बा किसी एक सिरे पर रखा है, ठीक है। मान लेते टॉफी यहाँ पे है। टॉफियों के डिब्बे और चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं, 1 2 3। यहाँ पे है चॉकलेट, ठीक। आइसक्रीम के डिब्बे को टॉफी वाले डिब्बे या फ्रूट जैम वाले डिब्बे के साथ नहीं रखा है, ठीक है। कुकीज़ और पैनकेक के डिब्बों को आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखा गया है। 6 लोग हैं, 2 2 4 5 लोग बैठ चुके हैं। अब यहाँ देखिए, कुकीज़ और पैनकेक के डिब्बे को तो अब इसका सिरा चेंज कर लेते हैं, हमारे हिसाब से टॉफ़ी को इधर रख लेते हैं। अब देखिए टॉफ़ी इधर हो गई और शुरू से देखिए टॉफ़ियों का डिब्बा किसी एक सिरे पर है। टॉफ़ियों के डिब्बे और चॉकलेट के वाले डिब्बे के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं, 1 2 3। ये हो जाएगा चॉकलेट, ठीक है। आइसक्रीम के डिब्बों को टॉफ़ी वाले डिब्बे या फ्रूट जैम वाले डिब्बे के साथ नहीं रखा गया है, तो आइसक्रीम यहाँ पे तो नहीं होगा। आइसक्रीम यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। आगे देखिए, कुकीज़ और पैनकेक के डिब्बे को आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखा गया है, तो आइसक्रीम को यहाँ रखेंगे। कुकीज़ और पैनकेक के डिब्बे को आइसक्रीम के साथ, उससे पहले कौन सा ये था, आइसक्रीम के डिब्बे को टॉफ़ी वाले डिब्बे या फ्रूट जैम वाले डिब्बे के साथ नहीं रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुकीज़ और पैनकेक हो जाएंगे और यहाँ पे पैनकेक रख लेते हैं। अब बचा फ्रूट जैम, तो फ्रूट जैम यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा डिब्बा किसी एक सिरे पर रखा है, तो एक तो फ्रूट जैम है, एक टॉफ़ी है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका संबंध इनको बताना है कैसे निकाला गया है। देखिए इनको जोड़िए, 13 5 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 14 8 22, 2 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा। ऐसे इनको देखिए, 16 और 22 जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाते हैं, और ये हो जाएगा 6 28 और 10 38, 2 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा। ये बात सही है। 18 36 54 हो जाएगा, 26 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आना चाहिए, यहाँ 26 है। 14 12 26 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आना चाहिए, यहाँ 10 है। 22 और 24, 4 2 6 46 हो जाएगा, 23 आना चाहिए। ये गलत है, जो पहला ऑप्शन आपका सही है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। मान लेते ये पिता है और ये पुत्र हैं, इनकी जो आयु का अनुपात है
वो 7:4 है। मैं 7x रख लेता हूँ, आसानी रहेगी। और यहाँ पे 4x x मान लेते हैं इनकी। आयु का जो गुणनफल है वो बराबर है 6300 के। जब इनका गुणा कराएंगे तो 7 चौक 28 और x का x से गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 6300 के। अब इसको डिवाइड करिए, 7 से 4 बार में जाएगा और ये 7 नाम 63 हो जाता है। अब 4x स्क्वायर और 4 से इसको 900 को काटेंगे, 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और बचा इस यहाँ पे 2, तो 4 पंचे 20। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 225 और जब इसका वर्ग निकालेंगे तो ये आएगा आपका 15। एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी 15, 15 का वर्ग है 225। ठीक है। अब उसने पूछी पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु 4x मानी थी, तो 4x x की वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा 15 बराबर आ जाएगा 60। पुत्र की आयु 60 वर्ष है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। वैसे ही मैथ में काउंट होते हैं आयु के प्रश्न, लेकिन यहाँ पे है तो इसको सॉल्व कराएंगे। एक व्यक्ति की आयु, ये मान लेते हैं पिता, और ये हो गए उसके पुत्र की 4 गुनी है। ठीक है। 6 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अब इनका अंतर बराबर करिए। देखिए, अंतर बराबर करने के लिए 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, ऊपर से अंतर निकालेंगे तो 3 अंतर आएगा। 4 और 1, 4 में जब 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 9 और 3 यहाँ पे। अब देखिए इनका अंतर बराबर है, कहीं से भी 9 में 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में 1 घटाएंगे 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 का डिवाइड इसमें करेंगे। उसने पूछी है वर्तमान आयु ये वाली थी, उनकी वर्तमान आयु का योगफल पूछा है। तो 1 में 6 बार भाग जाएगा तो 6 अट्ठे 48, वर्तमान आयु ये वाली निकलेगी 6 अट्ठे 48 और 6 दूनी 12। अब इनको जोड़िएगा तो 8 2 10 की 0, 4 1 5 1 6, 60 वर्ष आ जाएगी इनकी आयु का योग। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, IJKLMN और O एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं। 2 2 4 2 6 1 7 लोग, 2 2 4 2 6 1 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग खेल रहे हैं। M I और L के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। M I और L के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। J O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। N I के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब I यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उसके दाईं ओर ठीक बगल में N को बैठा होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा L, यहाँ पे आ जाएगा L, यहाँ हो जाएगा I। अब देखिए यहाँ पे M I के और यहाँ पे J कहाँ, यहाँ पे N I के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, N I के दाईं ओर, तो यहाँ पे हो जाएगा N। अब बचा यहाँ पे क्या, हाँ J O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। J O के बाईं ओर, जब O यहाँ होगा तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे J आ जाएगा। अब इसमें क्या बच रहा है, I हो गया, J हो गया, K बचा तो K आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए N किस स्थान पर बैठा हुआ है, N की बात करी गई है O के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, जबकि O के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये गलत है। J के बाईं ओर ठीक बगल में, हाँ J के बाईं ओर ठीक बगल में ज़रूर बैठा है। K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर L है।
यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर के है, तो जो आपको सही आंसर आएगा वो 2 नंबर आंसर है। अगला कथन और निष्कर्ष का फिर से प्रश्न है। कुछ छात्र पुरुष हैं, कुछ छात्र पुरुष हैं, तो यहाँ पे देखिए छात्र हैं और ये है पुरुष। कुछ ईमानदार, कुछ पुरुष ईमानदार, कुछ पुरुष ईमानदार हैं, कुछ पुरुष जो हैं वो ईमानदार हैं। सभी ईमानदार सच्चे हैं। अब जो सभी ईमानदार हैं वो सच्चे हैं। अब निष्कर्ष देखिए। कुछ सच्चे पुरुष हैं, कुछ सच्चे पुरुष हैं, सही है। सभी पुरुषों के छात्र होने की संभावना है, जबकि पुरुष यहाँ छात्र यहाँ है तो उनकी कोई संभावना नहीं है। कुछ ईमानदार छात्र नहीं है। अब कुछ ईमानदार छात्र नहीं है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला और तीसरा आंसर डिजर्व करते हैं आप। नहीं 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 नहीं, संभावना वाले जो प्रश्न है वो कभी किसी केस में सही होते हैं। सभी पुरुषों के छात्र होने की संभावना है, ये वाला सही होगा, ये आपका गलत होगा। कुछ ईमानदार छात्र नहीं है, ये यहाँ पे छात्र यहाँ पे है, ये गलत होगा। तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, यदि एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे? टी है 20 पे 1 माइनस करेंगे 19 पे ऐसा आता है। एच 8 पे 1 माइनस करेंगे जी 7 पे है। आई 9 पे होता है 1 माइनस 8। 14 पे एन 13 पे एम 1 माइनस हुआ है। 5 पे ई डी पे 4 पर 1 माइनस, यानी 1 माइनस क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 यहाँ पे 8 है, ये 19 यहाँ पे 18, 12 यहाँ 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे जेड, और यहाँ पे 14 तो यहाँ पे 13, और डी 4 पे सी 3 पे। क्रॉस चेक भी सही है। तो यहाँ पे जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब ये एफ से है, ये ई से है, ये जे से है। ऑप्शन नंबर 4, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अगला देखिए सीरीज का प्रश्न है। डिफरेंस से देख लीजिए, 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 9 का डिफरेंस, 27 का डिफरेंस है। 5 में 4 9, 13 में 5 8, नहीं 5 में 4 1 आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 तिरका 9, 3 27, 3 81, और 81 का 3 में गुणा कराएंगे तो 243 हो जाएगा। अब 243 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 5 3 8, 3 और 4 7, 2 1 3, 378 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में 2 की पुनरावृत्ति और 3 की पुनरावृत्ति का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 2 देख लेते हैं। 2, एक ये, या साथ में काउंट करते हुए चलते हैं, जोड़ लेते हैं, इनको योग पूछा है। 2 3 5, 3 8, 8 2 10, 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 2 20, 2 22, 22 और 3 25, 3 28, 28 और 2 30 और 3 33। दी गई श्रृंखला में 2 की पुनरावृत्ति और 3 की पुनरावृत्ति के पुनरावृत्ति का योगफल पूछा है, कितनी बार कौन आया है।
देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 आया है 6 बार। 3 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 आया 7 बार। जब इनको जोड़ेंगे 7 6 13, ये आपका 13 वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए समीकरणों में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? पहला है माइनस और गुणा, 33 + 4 माइनस 21 भाग 3, और माइनस है तो गुणा 17 बराबर 122 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 सत्ते 21, 17 सत्ते 119, माइनस का आएगा ये, और 4 3 7 37, तो ये तो 122 आएगा नहीं, ये माइनस में आया है। दूसरा वाला प्लस और गुणा देखिए, प्लस इसकी जगह गुणा कर देते हैं और यहाँ पे गुणा है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। ठीक है, 3 सत्ते 21, अब 4 3 12, 4 3 12 13, अब ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 7 है, माइनस का 17 है। इनको जोड़िए तो ये 132 + 7 139 हो जाएगा, माइनस 17 करेंगे बराबर 9 में 7 गए 2 बचे, 3 में 1 गया 2 बचा, यहाँ पे बचा 1, 122 आ गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ये भी देखिए सीरीज का प्रश्न है, अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक दोनों, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज है ये। देखिए F 6 पे 12 18 और 6 24, यानी 6 प्लस हो रहा है तो 6 प्लस कराएंगे 24 में, तो 24 और 6 होते हैं 30, 26 और 4 यहाँ पे आ जाएगा D। सबसे पहले D आएगा तो P वाले ऑप्शन तो गलत हो गए। आगे देखिए U 21 पे, A 1 पे, इसमें भी 6 प्लस हुआ है, 1 में 6 प्लस करेंगे 7, 7 6 13, 13 और 6 19, यस आएगा। ये पी वाला भी ऑप्शन गलत, जो राइट आंसर आपका डी। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर से सीरीज का प्रश्न है, देखिए अंतर देखिए इनका, 25 - 2 हुआ है, इसमें देखिए +6 हुआ है, -1 हुआ है, प्लस का 5 हुआ है। फिर से देखिए अब इसमें -0 हुआ है, ठीक। अब इसमें फिर से प्लस का हम करेंगे 5, यहाँ 6 हुआ था 5 हुआ, यहाँ +4 होगा तो हो जाएगा 37। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक 3 या 3 से 7, इसमें 2 प्लस हुए और इसमें 4 प्लस हुए। ऐसे इसमें देखिए, इसमें 2 माइनस हुए, इसमें 4 माइनस हुए। क्रॉस चेक कर लेंगे, इसमें +2 हुए,
फिर इसमें +4 हुए हैं, और वहीं पे यहाँ पे देखिए इसमें -2 हुए हैं और यहाँ पे -4 हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे P16 पे 2 18, 18 में 4 प्लस करेंगे 22, यहाँ 23 पे है, ये गलत है। 20 2 22, 22 और 4 26, ठीक है। 8 में 2 माइनस करेंगे 6 पे F आना चाहिए, ये भी गलत है। 13 2 15, 15 और 4 19, ठीक है। 14 में 2 माइनस होना चाहिए, यहाँ 1 माइनस हुआ है, ये भी गलत है। 4 2 6, 6 4 10, ठीक है। 23 में 2 माइनस 21, 21 में 4 माइनस 17, चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। 20 और इनका देखिए 20 और 8 28, देखिए 20 8 28 होते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14, प्लस 2 कर दिया तो हो गए 16। ऐसे 13 और 23 होते हैं, 26 और 10 36, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 18, प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 20। ये वही चीज़ है। ऐसे इनको देखिए 19 21 होते हैं 40, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 और 2 प्लस करेंगे तो 22 होना चाहिए, गलत है। 14 16 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, 15 में 2 प्लस होने चाहिए, 17 होना चाहिए था। 32 18 40, सॉरी 32 और 18 50, 50 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, प्लस 2 करेंगे हो जाएगा 27। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। 8 रंगीन डिब्बे 8 खानों वाली एक अलमारी में रखे गए हैं। एक खाने में केवल एक ही डिब्बा रखा गया है। सबसे निचले खाने का क्रमांक 1 है और सबसे ऊपर वाले खाने का क्रमांक 8 है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। नीले रंग के डिब्बे के ऊपर केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। नीले के ऊपर 2 डिब्बे रखे गए हैं। भूरे रंग के डिब्बे को काले और नीले रंग के डिब्बों के बीच रखा गया है। मान लेते हैं भूरे को यहाँ पर यहीं से रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नीले को हम यहाँ 6 नंबर पर रख लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर 2 लोग हैं। और यहाँ पे देखिए भूरे को, ये भूरा यहाँ रख लेंगे और काला यहाँ आ जाएगा। अभी रख के देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में होंगे। भूरे रंग के डिब्बे को काले और नीले रंग के डिब्बों के बीच रखा गया है। हरे डिब्बे के नीचे 6 डिब्बे रखे गए हैं, तो हरा आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 रखे गए हैं, ठीक है। नारंगी डिब्बे को किसी विषम क्रमांक वाले खाने में रखा गया है, तो नारंगी या तो 1 पे आएगा या फिर 3 पे। नारंगी को हम यहाँ रख लेते हैं। पीले डिब्बे को सफ़ेद डिब्बे के ठीक ऊपर के खाने में रखा गया है। सफ़ेद आ जाएगा यहाँ पे और पीला हो जाएगा यहाँ पे। पीले डिब्बे को सफ़ेद डिब्बे के ठीक ऊपर के खाने में और लाल डिब्बे के नीचे किसी खाने में रखा गया है। लाल डिब्बे के किसी भी नीचे, तो लाल हो जाएगा ऊपर।
लाल के ठीक नीचे नहीं है, लाल डिब्बे के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। ठीक है, किस रंग के डिब्बे को सबसे निचले खाने में रखा गया है? तो सबसे निचले वाले में सफ़ेद को रखा गया है। सफ़ेद आपका राइट आंसर है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी हुई है, और आप चैनल को यार सपोर्ट ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको परेशानी हुई है तो वो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। मैं आपको पुनः प्रश्न को बताने की कोशिश करूंगा और ठीक से समझाने की कोशिश करूंगा। जितना ज़्यादा आप जल्दी से हमें सब्सक्राइब करेंगे उतने जल्दी हम ये क्लास लाइव शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको भी लाइव पढ़ने में अच्छा लगेगा, हमें भी पढ़ाने में अच्छा मज़ा आएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। और यहाँ पे हमने ये 42वीं क्लास कराई है, और ये क्लास जो थी 8/9/2022 के थर्ड शिफ्ट थी। और अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा तो लगभग 41 क्लास पड़ी हुई हैं, और ये 42वीं क्लास थी। आप उनको जाके एक बार ज़रूर देखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और मजबूत होगी। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।